चलो नीलोफर, कितना साफ और प्यारा पानी है, हम सब मिलकर नहाते हैं। हाँ चलो, मैं झूठ नहीं बोल रही। छोरियां ले लो, रंग बिरंगी छोरियां। एक लोहे की सलाख लाओ और आग जलाओ। किसी जमाने में एक अजीम सल्तनत थी जहां एक इंसाफ पसंद मगर बावकार बादशाह हुकूमत करता था। उसकी 4 बेटियां थीं और वो चारों न सिर्फ बेहद खूबसूरत थीं बल्कि नरम दिल, बाइखलाक और दूसरों का दर्द समझने वाली भी थीं। वक्त के साथ साथ 3 बड़ी शहजादियां अपनी अपनी किस्मत के शहजादों के साथ रुखसत हो चुकी थीं। महल की रौनक अब सिर्फ एक हस्ती के गर्द समेट आई थी। वो थी सबसे छोटी शहजादी नीलोफर। नीलोफर एक ऐसा नाम जो खुद में खुशबू रखता था और एक ऐसी शख्सियत जो देखने वाले के दिल पर नक्श छोड़ देती थी। उसके बाल आम नहीं थे, वो सोने की तरह चमकते थे। जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती तो यूं लगता जैसे रोशनी खुद उसके सर से फूट रही हो। उसकी खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिरी नहीं थी बल्कि उसकी अक्ल, शराफत और नरम दिली उसे सबसे मुनफरिद बनाती थी। बादशाह और मलिका अपनी इस बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे, मगर एक फिक्र हमेशा उनके दिल में रहती। क्या कोई ऐसा शहजादा मिलेगा जो नीलोफर के काबिल हो? क्योंकि अब तक कोई ऐसा नहीं आया था। एक दिन महल के बागात में खेलते खेलते नीलोफर अपनी सहेलियों के साथ महल के करीब बहने वाले दरिया तक पहुंच गई। वो दरिया आम नहीं था, पानी इतना साफ और चमकदार था कि जैसे चांदनी उसमें घुल गई हो। सहेलियों ने खुशी से कहा, चलो नीलोफर, कितना साफ और प्यारा पानी है, हम सब मिलकर नहाते हैं। हाँ चलो, जल्दी आओ। सब लड़कियां पानी में उतर गईं। हंसी, पानी की छींटें और खुशी की आवाजें फिजा में गूंजने लगीं। इसी दौरान नीलोफर के चंद सुनहरी बाल खामोशी से पानी में बह गए। किसी ने ध्यान नहीं दिया मगर तकदीर ने दे दिया। वो बाल दरिया के साथ बहते रहे, जंगलों से गुजरे, चट्टानों से टकराए और आखिरकार एक दूर दराज सल्तनत के किनारे आकर एक पत्थर पर रुक गए। उसी वक्त वहाँ एक शहजादा अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने आया हुआ था। जब वो दरिया के किनारे पानी पीने के लिए झुके तो एक दोस्त की नज़र उन चमकते हुए बालों पर पड़ी। ये क्या है? उसने हैरत से कहा और बाल उठा लिए। जब वो शहजादे के पास पहुंचा और उसके सामने वो सुनहरे बाल रखे तो शहजादा चंद लम्हों के लिए साकित रह गया, जैसे वक्त रुक गया हो। शहजादे ने आहिस्ता से वो बाल अपने हाथ में लिए। रोशनी उन पर खेल रही थी। वो सरगोशी में बोला, ये किसी आम लड़की के बाल नहीं हो सकते। इस लम्हे बगैर देखे, बगैर जाने वो दिल हार चुका था। शहजादा महल वापस आया मगर अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। वो खामोश हो गया, खाना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया, बस इन्हीं बालों को देखता रहता जैसे इनमें कोई राज छुपा हो। मलिका परेशान हो गई। ये क्या हो गया मेरे बेटे को? बादशाह भी फिक्रमंद हो गया। आखिरकार वजीर के बेटे को बुलाया गया। वजीर का बेटा शहजादे का करीबी दोस्त था। वो उसके पास गया और नरमी से पूछा, तुम इतने खामोश क्यों हो? पहले तो शहजादा टालता रहा मगर आखिरकार उसने वो बाल दिखा दिए और आहिस्ता से कहा, मैं इसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसके ये बाल हैं। ये सुनकर बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, पूरे मुल्क में तलाश करो जिस लड़की के ये सुनहरी बाल हैं, उसे ढूंढ कर लाओ। सिपाही निकल पड़े। गांव, शहर, जंगल, हर जगह तलाश शुरू हो गई मगर कोई सुराग न मिला। 1 हफ्ता गुजर गया, फिर 2, फिर 3। शहजादे की हालत बिगड़ने लगी। वो बीमार पड़ गया। बादशाह परेशान होकर ऐलान कर बैठा, जो इस लड़की का पता बताएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। मगर फिर भी खामोशी, कोई जवाब नहीं। आखिरकार बादशाह ने वजीर से कहा, 1 महीना, सिर्फ 1 महीना, अगर उसके बाद भी लड़की न मिली तो तुम्हें सजा दी जाएगी। वजीर के चेहरे का रंग उड़ गया। वजीर का बेटा आगे आया, मैं जाऊंगा और उसे तलाश करके लाऊंगा। उसने एक सादा चूड़ी फरोश का भेस बनाया और निकल पड़ा एक लंबे सफर पर। वजीर का बेटा
اب ایک عام انسان نہیں رہا تھا، وہ اب ایک مسافر تھا، ایک تلاش کرنے والا، ایک ایسا شخص جس کے کندھوں پر ایک سلطنت کی امید ٹکی ہوئی تھی۔ وہ گاؤں گاؤں گھومتا، چھوریاں لے لو رنگ برنگی چھوریاں، رنگ برنگی چھوریاں، ہر دروازے پر دستک دیتا، ہر لڑکی کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہناتا، مگر اس کی نظریں ہمیشہ ایک ہی چیز تلاش کرتیں، سنہری بال۔ دن گزرتے گئے، راستے بدلتے گئے، مگر کامیابی کہیں نظر نہیں آئی۔ اب مہینے کے صرف چند دن باقی رہ گئے تھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا، اگر میں ناکام ہو گیا تو میرے والد، یہ خیال اسے بے چین کر دیتا۔ مگر وہ رکا نہیں۔ آخر کار وہ ایک خوبصورت شہر پہنچا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں شہزادی نیلوفر رہتی تھی، مگر اسے اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح گلیوں میں آواز لگانے لگا، چوڑیاں لے لو، خوبصورت چوڑیاں۔ لڑکیاں جمع ہوئیں، ہنسی مذاق رنگ، مگر پھر بھی کوئی سنہری بال نہیں۔ ایک دن اسے ایک بڑے گھر سے بلایا گیا۔ وہاں خزانے دار کی بیٹی بیٹھی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت اور تھوڑی سی مغرور بھی تھی۔ جب وزیر زادہ اسے چوڑیاں پہنا رہا تھا تو اس نے ہمیشہ کی طرح وہی سوال پوچھا، کیا تمہارے شہر میں کوئی ایسی لڑکی ہے جس کے بال سونے جیسے ہوں؟ لڑکی نے پہلے تو سوچا، پھر اچانک بولی، ہاں، ہماری شہزادی نیلوفر، اس کے بال وکی سونے جیسے ہیں۔ یہ سن کر وزیر زادہ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر اس نے فوراً اپنے جذبات چھپا لیے۔ وہ ہنسا اور بولا، نہیں، تم غلط ہو، سونے جیسے بال اور سونے کے بال میں فرق ہوتا ہے۔ یہ سن کر لڑکی کو غصہ آ گیا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ وزیر زادہ نے موقع دیکھا اور فوراً ایک شرط رکھ دی، اگر تم وقائی ثابت کر دو کہ شہزادی کے بال سونے کے ہیں تو یہ ساری چوریاں تمہاری مفت، لیکن اگر تم غلط نکلی تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ لڑکی نے بغیر سوچے شرط مان لی۔ اس رات خزانے دار کی بیٹی محل گئی، شہزادی نیلوفر کے پاس بیٹھی، باتیں کرتی رہی، ہنسی مذاق، اور پھر ایک لمحہ آیا جب اس نے چپکے سے نیلوفر کا ایک بال توڑ لیا۔ نیلوفر کو کچھ محسوس نہ ہوا۔ اگلے دن جب وزیر زادہ وہاں سے گزرا تو لڑکی نے اسے بلایا اور وہ سنہری بال اس کے سامنے رکھ دیا۔ اب یقین آیا۔ وزیر زادہ نے بال کو غور سے دیکھا، روشنی اس پر کھیل رہی تھی۔ وہ جان گیا، یہی وہ ہے۔ وہ فوراً وہاں سے نکلا، ایک گھوڑا خریدا اور بغیر رکے اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت بہت کم تھا، راستہ بہت لمبا، مگر اس کی رفتار اس کے ارادے سے کم نہ تھی۔ ادھر بادشاہ کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ مہینہ پورا ہو گیا، شہزادہ بستر پر تھا اور وزیر کو سزا دینے کا حکم دے دیا گیا۔ ایک بڑا میدان سجایا گیا، لوگ جمع ہو گئے، وزیر کو باندھ دیا گیا، جلاد نے تلوار اٹھائی۔ جیسے ہی تلوار نیچے آنے والی تھی، دور سے ایک آواز گونجی، رکو! سب کی نظریں اس طرف مڑ گئیں۔ گرد اڑتی ہوئی، گھوڑا دوڑتا ہوا اور اس پر سوار وزیر کا بیٹا۔ وہ سیدھا بادشاہ کے سامنے آیا، سانس پھولی ہوئی مگر آواز مضبوط۔ میں نے اس لڑکی کو ڈھونڈ لیا ہے، وہ بیجو نگر کی شہزادی نیلوفر ہے۔ یہ سن کر شہزادہ جیسے زندہ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی، بادشاہ کے چہرے پر بھی سکون آ گیا۔ فوراً حکم دیا گیا، تیاری کرو، ہم خود جائیں گے۔ چند دنوں بعد شاہی قافلہ روانہ ہوا۔ شہزادہ، بادشاہ، وزیر زادہ اور درباری سب نیلوفر کے شہر کی طرف بڑھنے لگے۔ 12 دن کے طویل سفر کے بعد شاہی قافلہ آخر کار اس شہر میں داخل ہوا جہاں شہزادی نیلوفر رہتی تھی۔ شہر سجا ہوا تھا، راستوں پر پھول بکھرے تھے اور فضا میں ایک خاص سی خوشبو تھی، کیونکہ یہاں کی شہزادی عام نہیں تھی۔ شہر کے بادشاہ کو پہلے ہی ان کی آمد کی خبر مل چکی تھی، اسی لیے جب قافلہ دروازے تک پہنچا تو نقارے بجنے لگے، سپاہی قطار میں کھڑے ہو گئے اور مہمانوں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ شہزادے اور اس کے والد کو بڑے احترام کے ساتھ محل میں ٹھہرایا گیا، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ اگلے دن محل کے اندر ایک خاص دربار سجایا گیا۔ شہزادی نیلوفر نے پیغام بھیجا، میں کسی عام طریقے سے شادی نہیں کروں گی، پہلے میں شہزادے کی عقل کا امتحان لوں گی۔ یہ سن کر دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں، کیونکہ نیلوفر صرف خوبصورت ہی نہیں، بے حد ذہین بھی تھی۔ شاندار ہال، سنہری ستون،
चमकते फानूस और दरमियान में एक आला तख्त। शहजादा उस तख्त पर बैठा, जबकि नीलोफर खुद सामने न आई बल्कि अपनी एक सहेली को सवालात देने के लिए आगे भेजा। ये भी एक अंदाज था, वक़ार का और राज का। सहेली आगे बढ़ी और नर्म मगर वाज़ेह आवाज में बोली, हमारी शहजादी पूछती हैं, अक्ल क्या खाती है? ये सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। ये कोई आम सवाल नहीं था। शहजादा भी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। उसने नजरें उठाकर वजीरजादे की तरफ देखा। वजीरजादा समझ गया। उसने आंखों के इशारे से कहा, वक्त मांगो। शहजादा बोला, ये सवाल गहरा है, मुझे 1 दिन की मोहलत दी जाए। मोहलत मिल गई। उस रात महल के कमरे में खामोशी थी। शहजादा बेचैन था। ये कैसा सवाल है? वजीरजादा भी सोच में डूबा हुआ था। घंटों गुजर गए मगर जवाब नहीं मिला। रात के आखिरी पहर जैसे अंधेरे में एक चिराग जलता है, वैसे ही वजीरजादे के जहन में ख्याल आया। वो फौरन उठा और शहजादे के कान में कुछ कहा। शहजादे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगले दिन दरबार लगा। सबकी नजरें शहजादे पर थीं। सहेली ने दोबारा सवाल दोहराया, अक्ल क्या खाती है? शहजादा मुस्कुराया और बोला, अक्ल गम खाती है। ये सुनते ही दरबार में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वाह वाह, क्या जवाब है! लोग खुशी से बोल उठे, क्योंकि जवाब ना सिर्फ दुरुस्त था बल्कि गहरा भी था। मगर इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। सहेली ने दूसरा सवाल पूछा, अक्ल क्या पीती है? एक बार फिर खामोशी छा गई। शहजादे ने दोबारा मोहलत मांगी और दरबार खत्म हो गया। इस बार रात और भी भारी थी। कोई जवाब नहीं, कोई रास्ता नहीं। वजीरजादा भी परेशान हो गया। मगर फिर वही लम्हा आया जब सोच रोशनी बन जाती है। अगले दिन दरबार लगा। सवाल दोहराया गया। शहजादा बोला, अक्ल गुस्सा पीती है। ये सुनकर पूरा दरबार खुशी से झूम उठा। 2 सवाल, 2 दुरुस्त जवाब। शहजादा कामयाब हो चुका था। अब पहली बार शहजादी नीलूफर खुद सामने आई। वो पर्दे में थी मगर उसकी आवाज में नरमी और वक़ार था। आपने दोनों सवालों के दुरुस्त जवाब दिए, मगर एक आखिरी शर्त बाकी है। शहजादी ने कहा, एक पिंजरे में एक शेर है, आपको उसे बिना पिंजरा खोले बाहर निकलना होगा। ये सुनकर सब चौंक गए। ये कैसे मुमकिन है? ये एक नामुमकिन शर्त लग रही थी। इस बार वजीरजादा खुद निकल पड़ा। वो दोबारा भेस बदल कर निकला और आखिरकार उसी खजानेदार की बेटी के पास पहुंचा। वो उसके सामने रो पड़ा और बोला, अगर शहजादा हार गया तो मेरी शादी भी नहीं होगी। लड़की नरम पड़ गई और उसने राज बता दिया। वो शेर असली नहीं, मोम का बना हुआ है। अगर उसे गर्म लोहे से छुआ जाए तो वो पिघल जाएगा। अगले दिन दरबार में पिंजरा लाया गया। शेर वाकई असली लग रहा था। सब हैरान थे। शहजादे ने हुक्म दिया, एक लोहे की सलाख लाओ और आग जलाओ। सलाख को गर्म किया गया और फिर शहजादे ने उसे शेर के जिस्म में लगा दिया। मोम पिघलने लगा और चंद लम्हों में पूरा शेर बहकर बाहर आ गया। दरबार खुशी से गूंज उठा। शहजादा कामयाब हो गया। शहजादी मुस्कुराई और आहिस्ता से कहा, आपने तमाम शर्तें जीत ली हैं। शहजादी नीलोफर ने आहिस्ता आहिस्ता अपना निकाब हटाया और पहली बार सबके सामने आई। उसकी खूबसूरती वाकई बयान से बाहर थी। सुनहरी बाल रोशनी में चमक रहे थे और उसके चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कुराहट थी। उसने शहजादे की तरफ देखकर कहा, आपने न सिर्फ मेरी शर्तें पूरी की हैं बल्कि ये भी साबित किया कि आप अक्ल, सब्र और हिम्मत रखते हैं। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही दरबार खुशी से गूंज उठा। नक्कारे बजने लगे, चिराग रोशन किए गए और पूरे शहर में जश्न का ऐलान कर दिया गया। शहजादा और शहजादी नीलोफर की शादी बड़ी शानो शौकत से हुई। महल को फूलों से सजा दिया गया। आसमान पर आतिशबाजी ने रंग बिखेर दिए और हर तरफ खुशी का समा था।
शहजादा अपने दोस्त वजीरजादे को नहीं भूला। उसने वादा याद रखा। शादी के चंद दिन बाद उसने नीलोफर के वालिद से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त की शादी भी इसी खुशी के साथ हो। और यूं खजानेदार की बेटी और वजीरजादे की शादी भी बड़े धूमधाम से कर दी गई। दिलचस्प बात ये थी कि इस शादी पर और भी ज्यादा खुशी मनाई गई, जैसे दो कहानियां एक साथ मुकम्मल हो रही हों। चंद दिनों बाद काफिला वापस अपने मुल्क की तरफ रवाना हुआ। इस बार सफर मुख्तलिफ था। पहले उम्मीद थी, अब खुशी थी। पहले तलाश थी, अब मंजिल साथ थी। जब वो वापस पहुंचे तो पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। बादशाह ने अपने बेटे को तख्त सौंपने का फैसला किया। अब वक्त आ गया है कि तुम इस सल्तनत को संभालो। और यूं शहजादा बादशाह बन गया। नया बादशाह सिर्फ ताकतवर नहीं था, बल्कि समझदार भी था। उसने अपने दोस्त को वजीर बनाया और उसके वालिद को इज्जत के साथ आराम दिया। वो दोनों मिलकर इंसाफ के साथ हुकूमत करने लगे। सल्तनत में सुकून आ गया। लोग खुशहाल हो गए। गरीबों की मदद की जाने लगी और हर तरफ अमन फैल गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सफर था, तलाश का, आजमाइश का और कामयाबी का। और शायद कहीं न कहीं हर इंसान की जिंदगी में भी एक सुनहरी बाल होता है, जिसे ढूंढने के लिए हिम्मत और यकीन चाहिए होता है।